नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य सागर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन से परीक्षा पॉइंटर से जो है क्या कहते हैं लोकोक्ति, संधि और समास को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आग लगन तेज हो पड़ा, जो निकले सो लाभ, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। ठीक है, कह रहा है कि आग लगन तेज हो पड़ा, जो निकले सो लाभ, तो यानी नुकसान होते होते जो कुछ भी बच जाए वही बहुत बड़ी है। अगला है कि अब की अब, जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ। तो अब की अब, जब के साथ जो है होगा सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। ठीक है, आग पर लोटना, एक मुहावरा दिया है आग पर लोटना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या से जलना, जो कि काफी लोग करते हैं आजकल। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो वो है सिर पर कफन बांध लेना। सिर पर कफन बांध लेना यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला है कि घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा अत्यंत लज्जित होना। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है कि वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो उसका हो जाएगा परित्यक्ता। परित्यक्ता का क्या होगा कि वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला प्रश्न है कि अंधियारा मिटना। अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अज्ञान समाप्त होना। सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ बलिदान के लिए तैयार होना है। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज, लोकोक्ति। पहले तो ये बात है कि ये लोकोक्ति है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन मुहावरा है और कौन लोकोक्ति है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए लोकोक्ति पूछा है कि अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है कि अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है, लेकिन ऐसा कहाँ कोई करता है, बहुत कम लोग ही करते हैं। कान उमेठना, कान उमेठना मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दंड देना। अगला है कि बुरे दिन आना। बुरे दिन आना मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताना है, तो इसका है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो बुरे दिन आना मुहावरा है तालू में दांत जमना का। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है, तो इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है अनमेल वस्तुओं का संयोग। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है कि अनमेल वस्तुओं का संयोग। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो थोड़े में बहुत कहना, यही होता है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए, देखिएगा कितना अच्छा चीज है, अच्छा लोकोक्ति है कि केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए और लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसके लिए है ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब बाहरी आडंबर बहुत, तो वही है केवल बाह्य प्रदर्शन। अगला है कि नींव डालना। नींव डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है कार्य का शुभारंभ करना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है न कारण होगा न कार्य होगा। ठीक है, न कारण होगा न कार्य होगा, न कारण रहेगा न कार्य होगा, ऐसे है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। अगला प्रश्न है कि हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है, तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है कि जाति से बहिष्कृत करना। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ हो क्या होगा? यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का, तो इसका अर्थ होगा कि योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। अगला है कि तबेले की बला बंदर के सिर।
तबेले की बला बंदर की सिर लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ तुरंत भाग जाना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ बताना है तो इसका अर्थ होगा कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। आगे है खेत रहना। मुहावरा है खेत रहना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है युद्ध में शहीद होना। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ठीक है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताना है तो ये है असंभव कार्य। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होगा कि एक ही सहारा। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। अगला प्रश्न है कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ बताना है। चैन की बंसी बजाना तो इसका अर्थ है मौज करना। भई गति साप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा तो इसका मतलब होगा कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पढ़े फारसी बेचे तेल, इससे एक हमें नाटक है कि उपन्यास है, ये तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है लेकिन एक रचना है पढ़े फारसी बेचे तेल। ये किसकी रचना है आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, ठीक है। एक और बता देते हैं ताकि आप लोग को पकड़ने में आसानी रहेगी। उनका पढ़े फारसी बेचे तेल भी है, वसीयत भी है, दलित भी है। ठीक है, अब तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको पकड़ लेंगे कि ये किसका है, तो उस लेखक का नाम हमें बताना है कमेंट के माध्यम से। मैं देखती हूँ कि कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं। जो लोग अंत तक देखेगा वही इस प्रश्न का उत्तर भी दे पाएगा। आगे देखिए तो कह रहा कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला प्रश्न है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल में पात पात, तो इसका सही अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि अवांछित संवाद, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है तो इसका है सिर खाना। ठीक है, सिर खाना, लोग नहीं कहते जाओ क्या सिर खा रहे हो कब से, तो वही है अवांछित संवाद। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लेखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, तो इसका सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका घी का दिए जलाना का सही अर्थ है खुशी मनाना। आगे है कि सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सोने में सुगंध, तो इसका सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। इसका विपरीत भी एक मिलता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है, आगे देखिए नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ बताना है तो इसका होगा अनूठा प्रयोग। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सिद्धांतहीन, किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, सब अपने मन का कर रहे हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, तो ये सिद्धांतहीन हो गया।
दीर्घ सूत्री का अर्थ बताना है। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है कि धीमी गति से कार्य करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला प्रश्न है, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। मेढकी को जुकाम होना, वाह, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है कि बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। आगे है, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है कि प्रतिज्ञा करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। नाक रगड़ना का होगा माफी मांगना। सिर मढ़ना यानी जबरदस्ती आरोप लगाना। सिर मढ़ना का मतलब होगा जबरदस्ती आरोप लगाना। बात बनाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बात बनाना का होगा कि बहाने करना। तो दोस्तों ये थे कुछ मुहावरे और लोकोक्ति जो कि परीक्षा पॉइंटर में पूछा गया है, जो विगत परीक्षाओं में, उसी को हम लोग परीक्षा पॉइंटर से देखे हैं। अब इसके आगे जो देखते हैं, तो इसके आगे है संधि। तो संधि को चलिए पढ़ते हैं। पहला ही है कि मतैक्य में संधि पूछ रहा है, मतैक्य, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी वृद्धि संधि होगा। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? मति धन ऐक्य, ऐक्य, ठीक है। आगे है निश्चय। निश्चय शब्द में संधि है, विसर्ग संधि है। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। यशोदा, यशोदा शब्द में संधि बताना है। तो इसमें भी विसर्ग संधि है, यशः धन दा। ऐसे मैं मौखिक रूप से बता दूंगी, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यशोदा में विसर्ग संधि है, यशः धन दा। गुरुवे, गुरुवे जो है शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यही प्रश्न है जो यूपी टीजीटी में पूछा था, शायद गुरुवे पूछा था कि विष्णु, विष्णु पूछा था, विष्णवे। तो गुरुवे का होगा गुरुधन ए, गुरुधन ए। तत् धन टीका का संधि क्या होगा? तो तट टीका होगा। धर्म अर्थ का संधि होगा। तो इसका संधि होगा धर्मार्थ, ठीक है। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे विच्छेद करना है, तो उत धन शिष्ट होगा। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन हरण होगा। और ये दोनों में कौन सी संधि है? तो ये दोनों में जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, कह रहा है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद, ठीक है, किसके बाद? विसर्ग के बाद, न कि स्वर और व्यंजन के बाद। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, सिर्फ स्वर ही नहीं, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है। तो स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। सुधन शुक्ति का संधि होगा। सुधन शुक्ति का संधि क्या होगा? तो इसका संधि होगा सुसुक्ति। हरीश का संधि विच्छेद होगा, हरीश का। तो हरिधन ईश, हरीश। और ये बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो यदि धन अपि यद्यपि होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है यण संधि है, यण संधि। अगला प्रश्न है, अछूतोद्धार का संधि विच्छेद होगा। तो अछूत धन उद्धार, अछूतोद्धार हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सा बनेगा? तो इसमें गुण संधि बनेगा, ठीक है। स्वर संधि के भेद होते हैं। कितने स्वर संधि के भेद होते हैं? तो कुल 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, सबका नाम लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दयानंद का संधि विच्छेद होगा। तो इसका होगा दयाधन आनंद, दयानंद। और इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चर अचर शब्द का संधि है। तो इसका संधि हो जाएगा चराचर। अत्यंत, अत्यंत शब्द में संधि बताना है। तो ये यण संधि है, ठीक है।
और एक देखिएगा मज़ेदार ट्रिक है, समझने के लिए ही ट्रिक क्या है समझने के लिए है। देखिए यण संधि में क्या होता है, अगर किसी भी स्वर या व्यंजन हो कोई भी, ठीक है, उसके आगे जो है किसी भी नहीं, सिर्फ य, र, ल और व, इसके अपवाद भी होते हैं लेकिन अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। य, र, ल, व, इसके पहले कोई भी व्यंजन या स्वर आधा आए, ठीक है, कोई भी आधा आए, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर यण संधि होता है। कौन सी संधि? यण संधि होता है। तो इसी का अभी एक उदाहरण यहाँ पे देख लिए। अत्यंत, तो य के पहले क्या है? आधा वर्ण है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम यण संधि भी मान लेंगे। तो ये ज़्यादातर सही होता है, बस एक आध दो ठो अपवाद के रूप में मिलते हैं। बाकी ये चीज़ ध्यान में रखकर आप लोग लगा सकते हैं यण संधि। य, र, ल, व से पहले कोई भी आधा वर्ण आएगा तो वहाँ पे यण संधि होगा। आगे है देखिए, यहाँ पे भी देखिए, अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो अत्यधिक होगा। अब आप लोगों को बताना है कि अत्यधिक में कौन सा संधि है, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पे बता दी हूँ, तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आप लोग सही उत्तर देंगे। तो यहाँ पे अत्यधिक में बताना है कि कौन सा संधि है। जीवैषणा, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद है तो जीव धन ऐषणा है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा तत् धन आकार, तदाकार। अन्वय, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु धन अय होगा, और जब इसको संधि करेंगे तो क्या बनेगा? अन्वय बनेगा। और देखिए अन्वय में कौन सा संधि है बताइएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग देख रहे हैं, अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अपना डिमांड भी हमें बता रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिएगा जो मैं प्रश्न पूछती हूँ। अगला प्रश्न है कि कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। कविश्वर, तो इसका सही संधि विच्छेद देखिए, जो ये जो है ना, ये विच्छेद किया हुआ है और इसका संधि है कविश्वर। तो पूछ रहा है कि कविश्वर का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा, तो कवि धन ईश्वर होगा। संसार, संसार शब्द में संधि बताना है, तो देखिए इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे हुआ? देखिए सम धन सार, ठीक है। ये इसमें हलंत है तो इसमें स्वर है नहीं, तो ये व्यंजन हो गया। जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से योग होता है तो वहां पे व्यंजन संधि होता है। तो यहाँ पे जो है व्यंजन संधि हुआ। उद्धरण शब्द में संधि बताना है, तो इसमें भी व्यंजन संधि है। कैसे होगा? उत, उत हलंत रहेगा, उत धन हरण, उद्धरण। तो ये त हलंत है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी स्वर है नहीं, तो ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन वही है ना जिसमें जो बिना स्वर जिस व्यंजन उसको कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। जब उसमें हलंत लग जाएगा तो उसमें स्वर नहीं होगा, सिर्फ व्यंजन है। कोई भी लग रहा है मैं गलत बता रही हूँ क्या? देखिए जैसे ये संस्कृत का भी है। जैसे मान लीजिए कौन सा वर्ड लें, जैसे क हो गया, ठीक है, तो ये पूरा व्यंजन ही है। अगर इसको आधा करना होगा तो इसमें हलंत लगा देंगे। अब कब पूरा होता है? इसमें जब अ मिलेगा ना, इसमें ऐसे अ मिलेगा तब जाकर के ये शुद्ध रूप में क बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महेश्वर। महेश्वर में संधि बताना है, तो इसमें वृद्धि संधि होगी, ठीक है। इसका देखिए महा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य महेश्वर्य, इति धन आदि इत्यादि। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि वृद्धि संधि कहाँ पे होती है। तो बस सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी शब्द है इसके ऊपर बस 2 पाई रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 पाई है तो समझ लीजिए कि वो वृद्धि संधि है। गुण संधि कहाँ होगा? जहाँ एक ही मात्रा रहेगा, ठीक है, ये गुण संधि हो जाएगा। जैसे रमेश, रमेश क्या है? तो रमेश में देखिए एक ही मात्रा है तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। ऐ जैसे महाऐश्वर्य है तो यहाँ पे ऐ डबल है, देखिए ऐ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। तो प्रश्न है माहेश्वर्य में संधि बताना था, तो इसमें वृद्धि संधि है। इति धन आदि इत्यादि, देखिएगा जो मैं नियम बताई हूँ इसको ध्यान में अच्छे से देखते चलिएगा। इत्यादि, तो यहाँ पे यण संधि है। नायक का संधि विच्छेद है तो नय धन अकह, नायक, ठीक है। अगर यही नयन होता तब क्या होता? नयन का संधि विच्छेद तो ने धन अन, अन हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, मात्रा नहीं है, तो एक ही मात्रा लगता, दीर्घ।
और नय हो गया, ठीक है, नय धन अक, तो यहाँ पे नायक आक लिख रही हूँ, अक, तो यहाँ पे हो जाएगा नायक। अनंत, अनंत शब्द की सही विधि होगी तो अन धन अंत, सही संधि होगी इसकी। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे दुह धन प्रकृति, तो यहाँ पे इसका तो सही संधि विच्छेद हो गया, दुह धन प्रकृति, लेकिन इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, क्योंकि देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और हम लोग नियम अभी शुरू में ही हमें लग रहा है कि इसी का नियम पढ़े हैं। दुह यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग यहाँ पे है ही, और इसके बाद जो है देखिए चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। जगन्नाथ में संधि क्या है, तो जगन्नाथ में जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। इसका विच्छेद कैसे होगा, जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। आगे है देवालय, देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए, तो देवधन आलय, देवालय संधि विच्छेद हो जाएगा। उसमें कौन सा संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। अगला प्रश्न है उल्लंघन, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन लंघन हो जाएगा और इसमें जो है व्यंजन संधि है, ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। अब देखिए ये नियम है, क्या नियम है पढ़ते हैं। यदि अ या आ, ठीक है, अ या आ के बाद बता रहा है, के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर, दोनों कौन मिलकर के, अ ई मिल करके, आ ई मिल करके या अ ई मिल करके, ठीक है, दोनों मिल करके ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। देखिए ए हो जाते हैं, आय नहीं हो जाते हैं, ठीक है, ये नहीं रहेगा, सिर्फ ए हो जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, ए हो जाते हैं, ऐसे कर लीजिए ना, ए हो जाते हैं, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। अगला है पवन, शब्द में संधि है तो इसमें जो है अयादि संधि होता है पवन में। उज्ज्वल, मैं संधि विच्छेद ही बताने लगी हूँ। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताना है तो इसमें व्यंजन संधि है, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। आगे है कि यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो, इसको डिलीट कर लेने दीजिए। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः, देखिए इसीलिए मैं यहाँ पे पवन के यहाँ पे अयादि संधि को नहीं समझाई हूँ, मुझे लग रहा था कि इसका जो नियम है आगे मिल जाएगा तो वहीं पे समझा दूंगी। तो देखिए नियम कह रहा है कि यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः, किसके स्थान में क्रमशः, इसी के स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है, तो यह कौन सा संधि कहलाता है, तो यह अयादि स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पे है अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि के उदाहरण देख लेते हैं, तो इसी को ले लेते हैं, पवन को ही, ठीक है, एक शब्द है पवन, तो पवन का जो है हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो धन अन, ठीक है, अन, सही से नहीं लिखा पा रहा है, अन, पो धन अन हो जाएगा। तो अभी हम लोग नियम क्या पढ़े हैं ना, कि यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर आए तो, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, प पर ओ की मात्रा है, ठीक है, नियम में हम पढ़े भी हैं ओ इसको, कि कोई भी स्वर, जैसे अरे कोई नहीं, ए ओ ऐ औ के बाद तो ओ मिल गया हमें एक स्वर, तो इसके बाद कोई भी स्वर आए तो देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है अय हो जाएगा, जब ओ और अ मिलेगा ना तो यहाँ पे अय हो जाएगा। तो पो धन अन, अब इसको रुकिए डिलीट कर, चलिए ठीक है यहीं पे बता देती हूँ, अय हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, प बचा, ठीक है, तो प, अब प में ये हलंत रहेगा क्योंकि ओ की मात्रा तो इसमें मिल गई, अय हो गया,
तो पो हलंत है, ठीक है। इसमें जब हम अ मिलाएंगे तो प पूरा हो जाएगा। नियम क्या है, अव होगा यहाँ पे, ओ जो है एक ए रहता तो अ होता, ओ है तो व रहेगा, व यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे व बना लीजिएगा। तो देखिए, तो प बचा, तो प में हलंत है, अब जब अ मिलाएंगे तो ये प पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से हलंत जो है हट जाएगा। इसको हटाते हैं, ये तो सारा हटने लगा, कोई नहीं। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, प सिर्फ बचा, यहाँ ही कर लेते हैं, प सिर्फ बचा। अब यहाँ पे जो व है वह भी बचा, तो वह लिख देंगे, और यहाँ पे न है ही, पवन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होच पोच हो गया पवन को लेकर के। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये अयादी संधि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें होगा नव धन ओढ़ा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होगा। रीति अनुसार, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा तो रित्य अनुसार बनेगा। देखिए, रित्या या नहीं रहेगा, रित्य अनुसार रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपिक्षते, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद तो अपिधन इक्षते होगा। कल्पांत, कल्पांत में संधि बताना है, तो इसमें दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद होगा कल्प धन अंत, अंत। तो इसमें का और इसमें का अ मिल करके आ हो जाएगा, तो यहाँ पे कल्पांत हो जाएगा, कल्पांत आ लोग हो जाएगा। अगला है दिक् धन गज। इसमें इसका जो है संधि होगा दिग्गज, दिक् धन गज का, और इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। और दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग समास को भी देखेंगे। तो क्योंकि संधि समास और लोकोक्ति और मुहावरा से कम ही प्रश्न पूछे थे, तो मैं सोची हूँ कि एक ही वीडियो में सब कवर कर दूंगी। तो इसी में देखेंगे समास। तो समास का पहला प्रश्न है कि दोपहर, दोपहर में कौन सा समास होगा, तो इसमें द्विगु समास है। और जो है द्विगु समास का ना पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, पहला पद जो है हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, ठीक है। तो द्विगु समास हो गया। बीड़ा पाड़ी में समास बताना है, तो बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास होगा। बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी है, यही यूपी टीजीटी का या कि पीजीटी का ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी टीजीटी का प्रश्न है, टीजीटी 2021 का, ठीक है। तो 2021 में पूछा गया था ये बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। कौन सा समास होता है उसमें, देखिए कह रहा है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य, मतलब न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद ही प्रधान हो, बल्कि कौन सा पद प्रधान हो, तो कोई अन्य पद प्रधान हो, ठीक है, तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। अनुगमन, अनुगमन में समास बताना है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास में जो है पहला जो है हमेशा वो पहला पद प्रत्यय होता है, सॉरी उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है पहला पद। जैसे अनु उपसर्ग है गमन में, तो अनुगमन बन गया। ऐसे ही एक शब्द और दिया है चौमासा, तो चौमासा में समास बतानी है, तो चौमासा में जो है द्विगु समास होगा। 4 मासों का समूह, तो चौमासा द्विगु समास। 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा, तो इसमें भी आपका द्विगु समास ही बनेगा। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, तो उसको विग्रह कहते हैं। किसको, समासिक पद है, ठीक है, उसके घटक को अलग करने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। 4 पाई शब्द में समास बतानी है, तो 4 पाई जो है बहुव्रीहि समास है। अब आप लोग कहेंगे 4 पाई, यहाँ तो संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन नहीं, ठहरिए यहाँ पे, क्योंकि 4 पाई ये वहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई 4 पैरों वालों के लिए नहीं कह रहा है। 4 पैरों में तो गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, या कोई अन्य जानवर हो जाएगा, लेकिन ये 4 पाई जो है, ये जो बिछावन नहीं होता है तख्त वगैरह, उसके लिए ये रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। धर्म बुद्धि में समास बतानी है, तो इसमें कर्मधारय समास है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में समास हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है ऋण से, मैं वही बताने लग रही हूँ, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो ऋण मुक्त में अपादान समास है, ऋण से मुक्त होगा, ठीक है। तो मैं जैसे लगाती हूँ वैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ जा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो ऋण मुक्त में अपादान समास होगा। चंद्रमुख,
चंद्रमुख में समास बताना है आप सभी लोगों को, तो इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख हो गया, चंद्रमुख में जो है कर्मधारय और उसी मुख चंद्र में भी कर्मधारय समास होगा। गोधूम चढ़कम, गोधूम चढ़कम में समास बतानी है, तो इसमें समाहार द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो जेब कतरा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं आप सभी लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये जेब कतरा में जो है कर्म तत्पुरुष है। कैसे कर्म हुआ, तो जेब को कतरने वाला कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ को हो गया, तो को किसका चिन्ह है, किस विभक्ति का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म हो गया, तो कर्म तत्पुरुष समास है जेब कतरा में। यथा संभव में समास बतानी है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां होता है, तो वहां पे जो है अभी हम बताए थे कि संख्या बोधक पूर्व पद हो, तो वहां पे द्विगु समास होगा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है कि समास में आए हुए पद, जितने भी समास में आए हुए पद है, चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, इन दोनों पदों को छोड़ करके वहां पे किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहां पे कौन सा समास होगा, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। यथा विधि में समास बतानी है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। भारत रत्न में समास बतानी है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे यथा विधि है, तो विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा शक्ति में समास बताना है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रजाहित, प्रजाहित में समास तत्पुरुष समास होगा, प्रजा का हित, ठीक है। यथा कर्म में अव्ययी भाव समास होगा। गुणहीन, गुण से हीन तत्पुरुष समास है, और गुण से हीन जो है इसमें अपादान तत्पुरुष है, अलगाव हो रहा है ना, गुण से हीन, तो अपादान तत्पुरुष है। राजा रानी में समास बताना है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा राजा रानी में। चौराहा में समास क्या होगा, तो इसमें द्विगु समास होगा। चिड़ी मार में समास बताना है, तो चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा, और कौन सा, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, कर्म तत्पुरुष चिड़ी मार में। नरसिंह में समास बताना है, तो नरसिंह में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय, नील गाय में समास कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि गाय की विशेषता बता रही है कि गाय कैसी है, तो नीली गाय है, ठीक है। त्रिभुज, इसका भी बताएंगे, अगर क्या पता आगे नियम दिया हो, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ, अगर नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगी। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में समास बतानी है, तो इसमें द्विगु समास है। महात्मा, महात्मा में समास कर्मधारय समास हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महात्मा। प्रतिदिनम में समास बताना है, तो अगर प्रतिदिनम में समास पूछेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और इसका समास विग्रह यहाँ पे पूछा है, तो दीनम दीनम प्रति हो जाएगा, ये संस्कृत का है। भुजदंड में समास है, तो ये कर्मधारय समास है। सिंह द्वार शब्द में समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, सिंह का द्वार हो जाएगा, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष बनेगा, संबंध तत्पुरुष है ये। प्रश्न है नीलोत्पल, नीलोत्पल में समास पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। धनंजय में कौन सा समास होगा, तो धनंजय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरधारी, गिरिधारी मतलब गिरि को धारण करने वाला कोई तीसरा है, तो ये है बहुव्रीहि समास में जाएगा। मनमाना, मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कतर व्योत में समास पूछ रहा है, तो कतर, कतर और व्योत होगा, ठीक है, व्योत, तो इसमें जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, और तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कमल नयन में समास बताना है, तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। कमल के समान नयन, कमल नयन, यहाँ पे तो कर्मधारय होना चाहिए था, कमल नयन। देखिए मुझे विस्मृत हो रहा है, आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कमल नयन में कौन सा समास है। अगर कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका, तब तो ठीक है, बहुव्रीहि होगा, और कमल के समान नयन है जो, नहीं सही दिया है, ठीक है, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ही होगा। हानि लाभ, हानि लाभ में समास बताना है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद ही प्रधान है, हानि और लाभ। जय पराजय, तो इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर का उदाहरण क्या है, लंबोदर का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आजन्म,
आ जन्म शब्द में समास बताना है तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तिरंगा में द्विगु समास होगा। गौशाला, गो के लिए शाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, तो गो के लिए शाला, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान। द्विगु समास का उदाहरण है, क्या है, त्रिभुवन। त्रिभुवन जो है द्विगु शब्द का द्विगु समास का उदाहरण है। पाप पुण्य में समास बतानी है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। परमानंद, परमानंद में समास कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है, अव्यय भी रहता है, उपसर्ग भी रहता है, ये पहचानने का ट्रिक है। अव्यय हो तथा पद प्रधान हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, साथ में वो पद प्रधान भी हो, उसे कहते हैं, तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न है पंचवटी। पंचवटी में समास बताने हैं तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पांच बटों का समूह, पांच वृक्षों का समूह या पांच बटों का समूह पंचवटी हो जाएगा। धनुष बाण, धनुर्बाण, धनुर्बाण में जो है समास बताने हैं तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे द्वंद्व होगा, धनुष सॉरी धनुष और बाण हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पद प्रधान है, बाण भी और धनुष भी, दोनों को जोड़ रहा है योजक चिन्ह और, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास, अभी मैं यहाँ पे बताई भी हूँ, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान रहता है इसमें। सदगति, सदगति में समास बतानी है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकाकुल, शोक में आकुल, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल में पीड़ित, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। पर्णकुटी शब्द का समास क्या होगा, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटी। प्रश्न है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में समास पूछ रहा है तो ध्यान में मग्न यानी कि तत्पुरुष समास है। अनुरूप, अनुरूप में रूप के अनुसार, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सुकुमार, सुकुमार में जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, तो रातों रात में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सभी जो जितने भी शब्द मैं बोली हूँ, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। पतझड़ एक शब्द दिया है, इसमें समास पूछ रहा है तो पतझड़ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मुंह तोड़, मुंह तोड़ में समास, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्दय, निर्दय में समास बताना है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा निर्दय में। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या उसे कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अकृतम में समास बतानी है तो अकृतम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह करना है तो रसोई के लिए घर हो जाएगा और इसमें कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है पराधीन शब्द में समास बताने हैं तो इसमें भी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नवोढ़ा का संधि विच्छेद बताना है तो इसमें होगा नवधन ओढ़ा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्यधन उदय होगा। रीति अनुसार, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा तो रित्य अनुसार बनेगा। देखिए रित्या या नहीं रहेगा, रित्य अनुसार रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपिक्षते, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद तो अपिधन इक्षते होगा। कल्पांत, कल्पांत में संधि बताना है तो इसमें दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद होगा कल्प धन अंत, अंत, तो इसमें का और इसमें का अ मिल करके आ हो जाएगा तो यहाँ पे कल्पांत हो जाएगा, कल्पांत अलोप हो जाएगा। अगला है दिक् धन गज, इसमें इसका जो है संधि होगा दिग्गज, दिक् धन गज का, और इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। और दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग समास को भी देखेंगे, तो क्योंकि संधि समास और लोकोक्ति और मुहावरा से कम ही प्रश्न पूछे थे तो मैं सोची हूँ कि एक ही वीडियो में सब कवर कर दूंगी। तो इसी में देखेंगे समास। तो समास का पहला प्रश्न है कि दोपहर, दोपहर में कौन सा समास होगा, तो इसमें द्विगु समास है। और जो है द्विगु समास का ना पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, पहला पद जो है हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, ठीक है, तो द्विगु समास हो गया। बीड़ा पाड़ी में समास बताना है तो बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास होगा।
बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी है, यही यूपी टीजीटी का या कि पीजीटी का ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी टीजीटी का प्रश्न है, टीजीटी 2021 का, ठीक है। तो 2021 में पूछा गया था ये बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। कौन सा समास होता है उसमें, देखिए कह रहा है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य, मतलब न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद ही प्रधान हो, बल्कि कौन सा पद प्रधान हो, तो कोई अन्य पद प्रधान हो, ठीक है, तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। अनुगमन, अनुगमन में समास बताना है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास में जो है पहला जो है हमेशा वो पहला पद प्रत्यय होता है, सॉरी उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है पहला पद। जैसे अनु उपसर्ग है गमन में तो अनुगमन बन गया। ऐसे ही एक शब्द और दिया है चौमासा, तो चौमासा में समास बतानी है तो चौमासा में जो है द्विगु समास होगा। 4 मासों का समूह तो चौमासा द्विगु समास। 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा, तो इसमें भी आपका द्विगु समास ही बनेगा। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, तो उसको विग्रह कहते हैं। किसको, समासिक पद है, ठीक है, उसके घटक को अलग करने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। 4 पाई शब्द में समास बतानी है तो 4 पाई जो है बहुव्रीहि समास है। अब आप लोग कहेंगे 4 पाई, यहाँ तो संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन नहीं, ठहरिए यहाँ पे, क्योंकि 4 पाई ये वहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई 4 पैरों वालों के लिए नहीं कह रहा है। 4 पैरों में तो गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी या कोई अन्य जानवर हो जाएगा, लेकिन ये 4 पाई जो है, ये जो बिछावन नहीं होता है तख्त वगैरह, उसके लिए ये रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। धर्म बुद्धि में समास बतानी है तो इसमें कर्मधारय समास है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में समास हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है ऋण से, मैं वही बताने लग रही हूँ, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो ऋण मुक्त में अपादान समास है, ऋण से मुक्त होगा, ठीक है। तो मैं जैसे लगाती हूँ वैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ जा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो ऋण मुक्त में अपादान समास होगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख में समास बताना है आप सभी लोगों को, तो इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख हो गया, चंद्रमुख में जो है कर्मधारय, और उसी मुख चंद्र में भी कर्मधारय समास होगा। गोधूम चढ़कम, गोधूम चढ़कम में समास बताना है तो इसमें समाहार द्वंद्व है, द्वंद्व समास है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है, तो जेब कतरा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं आप सभी लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये जेब कतरा में जो है कर्म तत्पुरुष है। कैसे कर्म हुआ, तो जेब को कतरने वाला कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ को हो गया, तो को किसका चिन्ह है, किस विभक्ति का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म हो गया, तो कर्म तत्पुरुष समास है जेब कतरा में। यथासंभव में समास बतानी है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां होता है, तो वहां पे जो है अभी हम बताए थे कि संख्या बोधक पूर्व पद हो तो वहां पे द्विगु समास होगा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहां पे कौन सा समास होगा, कह कि समास में आए हुए पद, जितने भी समास में आए हुए पद है, चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, इन दोनों पदों को छोड़ करके वहां पे किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहां पे कौन सा समास होगा, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। यथा विधि में समास बतानी है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। भारत रत्न में समास बतानी है तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे यथा विधि है तो विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में समास बताना है तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रजाहित, प्रजाहित में समास तत्पुरुष समास होगा, प्रजा का हित, ठीक है। यथा कर्म में अव्ययी भाव समास होगा। गुणहीन, गुण से हीन तत्पुरुष समास है, और गुण से हीन जो है इसमें अपादान तत्पुरुष है, अलगाव हो रहा है ना, गुण से हीन तो अपादान तत्पुरुष है। राजा रानी में समास बताना है तो इसमें द्वंद्व समास होगा, राजा रानी में। चौराहा में समास क्या होगा, तो इसमें द्विगु समास होगा।
चिड़ी मार में समास बताना है तो चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा? तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष चिड़ी मार में। नरसिंह में समास बताना है तो नरसिंह में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय, नील गाय में समास कर्मधारय हो जाएगा क्योंकि गाय की विशेषता बता रही है कि गाय कैसी है, तो नीली गाय है। ठीक है, त्रिभुज इसका भी बताएंगे, अगर क्या पता आगे नियम दिया हो, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। अगर नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगी। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में समास बतानी है तो इसमें द्विगु समास है। महात्मा, महात्मा में समास कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है जो आत्मा, महा आत्मा, महात्मा। प्रतिदिनम में समास बताना है तो अगर प्रतिदिनम में समास पूछेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसका समास विग्रह यहाँ पे पूछा है तो दीनम दीनम प्रति हो जाएगा। ये संस्कृत का है। भुजदंड में समास है तो ये कर्मधारय समास है। सिंह द्वार शब्द में समास होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह का द्वार हो जाएगा तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष बनेगा। संबंध तत्पुरुष है ये। प्रश्न है नीलोत्पल, नीलोत्पल में समास पूछ रहा है तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। धनंजय में कौन सा समास होगा? तो धनंजय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरधारी, गिरिधारी मतलब गिरि को धारण करने वाला कोई तीसरा है तो ये है बहुव्रीहि समास में जाएगा। मनमाना, मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कतर व्योत में समास पूछ रहा है तो कतर, कतर और व्योत होगा। ठीक है, व्योत तो इसमें जो है द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा है और, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कमल नयन में समास बताना है तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। कमल के समान नयन, कमल नयन, यहाँ पे तो कर्मधारय होना चाहिए था। कमल नयन, देखिए मुझे विस्मृत हो रहा है, आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कमल नयन में कौन सा समास है। अगर कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका, तब तो ठीक है, बहुव्रीहि होगा। और कमल के समान नयन है जो, नहीं नहीं सही दिया है। ठीक है, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ही होगा। हानि लाभ, हानि लाभ में समास बताना है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि दोनों पद ही प्रधान है, हानि और लाभ। जय पराजय तो इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर का उदाहरण क्या है? लंबोदर का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आजन्म, आजन्म शब्द में समास बताना है तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तिरंगा में द्विगु समास होगा। गौशाला, गो के लिए शाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो गो के लिए शाला, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान। द्विगु समास का उदाहरण है, क्या है? त्रिभुवन, त्रिभुवन जो है द्विगु शब्द का द्विगु समास का उदाहरण है। पाप पुण्य में समास बतानी है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। परमानंद, परमानंद में समास कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है, अव्यय भी रहता है, उपसर्ग भी रहता है, ये पहचानने का ट्रिक है। अव्यय हो तथा पद प्रधान हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, साथ में वो पद प्रधान भी हो, उसे कहते हैं तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न है पंचवटी, पंचवटी में समास बतानी है तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पांच बटों का समूह, पांच वृक्षों का समूह या पांच बटों का समूह पंचवटी हो जाएगा। धनुष बाण, धनुर्बाण, धनुर्बाण में जो है समास बतानी है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे द्वंद्व होगा? धनुष, धनुष और बाण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान है, बाण भी और धनुष भी, दोनों को जोड़ रहा है योजक चिन्ह और, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास, अभी मैं यहाँ पे बताई भी हूँ, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान रहता है इसमें। सदगति, सदगति में समास बतानी है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकाकुल, शोक में आकुल, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल में पीड़ित, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। पर्णकुटी शब्द का समास क्या होगा? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटी। प्रश्न है ध्यान मग्न, ध्यान मग्न में समास पूछ रहा है तो ध्यान में मग्न यानी कि तत्पुरुष समास है। अनुरूप, अनुरूप में रूप के अनुसार, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सुकुमार, सुकुमार में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
रातों रात में शब्द में कौन सा समास है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सभी जो जितने भी शब्द मैं बोली हूँ, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। पतझड़ एक शब्द दिया है, इसमें समास पूछ रहा है, तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मुंह तोड़, मुंह तोड़ में समास, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्दय, निर्दय में समास बताना है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा निर्दय में। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अकृतम में समास बतानी है, तो अकृतम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह करना है, तो रसोई के लिए घर हो जाएगा, और इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है पराधीन शब्द में समास बतानी है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।